Hello everyone, my name is Pratibha Dwivedi and I am working as assistant professor in Biyani group of colleges. Today I am going to deliver a lecture on electrocardiograph on behalf of gurukpo.com. At first, what is electrocardiograph? हमारे हार्ट में जो पंपिंग होती है जिससे कार्डियक मसल्स कार्डियक इम्पल्स जनरेट होते हैं, उन इम्पल्स को रिकॉर्ड करने की एक मशीन होती है जो कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होती है। सबसे पहले हार्ट के स्ट्रक्चर के बारे में कॉमन जानकारी। हार्ट का स्ट्रक्चर दो एट्रियम होते हैं हमारे ह्यूमन में, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। जो राइट वाला पार्ट होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जबकि लेफ्ट वाला पार्ट होता है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट एट्रियम से 4 पल्मोनरी वेंस जुड़ी होती हैं, जो कि पल्मोनरी वेंस लंग से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में लेके आती हैं। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व या फिर बोलो माइट्रल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये माइट्रल वॉल्व जो होते हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जब ये लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। और लेफ्ट वेंट्रिकल की वॉल्स जो होती हैं वो मोटी होती हैं कंपेयर टू एट्रियम, क्योंकि उसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन वहाँ से पूरे ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे टिश्यूज़ में जाता है थ्रू द एरोटा। एरोटा के थ्रू लेफ्ट एट्रियम से ऑक्सीजनेटेड ब्लड फुल सभी टिश्यूज़ में या बोलो सभी ऑर्गन्स में पहुंचता है। राइट एट्रियम जो है, राइट एट्रियम से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा जुड़ी होती हैं। ये ब्लड रिसीव करती हैं टिश्यूज से जो कि डीऑक्सीजनेटेड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये बाइकस्पिड वॉल्व खुलते हैं जिससे राइट एट्रियम से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से 2 पल्मोनरी आर्टरीज जुड़ी होती हैं जहां से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग में चला जाता है और लंग में वापस से प्योरीफाई हो जाता है। तो ये एक पूरी कार्डियक साइकिल चलती है जिसमें पहले एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है जिससे ब्लड वेंट्रिकल्स में जाते हैं, फिर वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जिससे ब्लड एरोटा या फिर वेंस में जाते हैं, पल्मोनरी वेंस में जाते हैं, आर्टरीज में जाते हैं। अब जो ये कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन का प्रोसीजर चलता है, साइकिल चलती है कार्डियक साइकिल में, इस कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण कार्डियक मसल्स के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है। और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को जनरेट करने का जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स है उनको जनरेट करने का काम ऐसे नोड करता है। ऐसे नोड सिनोएट्रियल नोड होता है। ये सिनोएट्रियल नोड जो ऐसे नोड है ये कार्डियक इम्पल्स जनरेट करता है जो कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं। और इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ये जो ऐसे नोड होता है ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, सुपीरियर वेना कोवा के जस्ट राइट में प्रेजेंट होता है ऐसे नोड। और ये ऐसे नोड इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं हार्ट के अंदर। और ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ऐसे नोड से होते हुए फिर एवी नोड जो कि एट्रियो वेंट्रिक्यूलर नोड होते हैं, यानी कि एट्रियम और वेंट्रिक्यूलर के अंदर इस इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को आगे फॉरवर्ड करने का काम करते हैं, ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स का काम। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इन्हीं इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में, क्योंकि यहाँ पे हार्ट एक डायपोल की तरह वर्क कर रहा है। डायपोल मीन्स जिसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होता है, जैसे कि हमारी बैटरी होती है जिसमें एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है। तो सेम यहाँ पे हार्ट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जब जो एट्रियम होते हैं, जब हार्ट जो होता है वो एक्साइटेड स्टेट में होता है, यानी कि उसके अंदर ब्लड आता है और वो ब्लड को रिसीव कर रहा है, एक्साइटेड है या फिर ब्लड निकाल रहा है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है या रिलैक्सेशन हो रहा है, वो एक्साइटेड स्टेज है। उस समय तो क्या होगा, वो उसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा। और एक जब वो कोई काम नहीं कर रहा होता है, एकदम रिलैक्सेशन में सिर्फ एक रिजर्वोयर की तरह एट्रियम वर्क कर रहा होता है, तब उस समय उसके ऊपर कोई नेगेटिव चार्ज होता है, उसे बोलते हैं पोलराइज्ड स्टेज। कोई भी वर्क नहीं होता है उसके अंदर, उस समय उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जो कि नॉन एक्साइटेड स्टेज होती है, जिसमें एक्साइटमेंट, जिस समय हार्ट बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं होता है। तो जब हार्ट एक्साइटेड है यानी कि डीपोलराइज्ड स्टेज में है, ब्लड रिसीव कर रहा है, उस समय उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। और जब नॉन एक्साइटेड स्टेज में है तब उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि यहाँ पे 2 चार्जेस है जिससे पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है और इसी पोटेंशियल डिफरेंस को हमारे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मशीन के थ्रू हम रीड करते हैं, जिसमें हमें इन इम्पल्स के अकॉर्डिंगली वेव्स प्राप्त होते हैं और वो वेव्स को हम स्टडी करके एक हार्ट की स्टडी
कर सकते हैं। नॉर्मल कि हार्ट नॉर्मल पंप कर रहा है या फिर उसकी पंपिंग रेट में कोई प्रॉब्लम है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ स्टडी करने का मेन ऑब्जेक्ट यही होता है कि हम हार्ट के पंपिंग रेट को स्टडी कर सकें। नाउ ईसीजी मशीन was first discovered by the William Antoine, and he was awarded Nobel Prize in 1924 for his amazing discovery of electrocardiograph. इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन जो कि हमारे हार्ट में जो इम्पल्स जनरेट होते हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होता है, उनमें पोटेंशियली कितना फ्लक्चुएशन हो रहा है हार्ट की पंपिंग के दौरान, उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। इसमें एक स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर होती है, सोफिस्टिकेटेड स्ट्रिंग गैल्वेनोमीटर होती है। गैल्वेनोमीटर जैसे कि हम जानते हैं, गैल्वेनोमीटर रिकॉर्डिंग करता है जो कि पोटेंशियल डिफरेंस को, जो भी पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको रिकॉर्ड करने का काम करता है। ये गैल्वेनोमीटर जो भी पोटेंशियल फ्लक्चुएशंस होते हैं उनको एम्पलीफाई करता है, क्योंकि हार्ट है बहुत कम फ्लक्चुएशंस होते हैं और बहुत कम अमाउंट में करंट जनरेट होती है, तो इसको एम्पलीफाई करने का काम ये गैल्वेनोमीटर करता है। और ये इसमें एक स्पेशल पेपर यूज़ किया जाता है जो कि हीट मिलने पर, हीट के एक्सपोजर पर ब्लैक कलर में टर्न हो जाते हैं। तो एक पेन होता है, रिकॉर्डिंग पेन, जिसके टिप को करंट जाने से वो टिप हॉट हो जाता है, और पेपर जैसे ही मूविंग स्ट्रिप पेपर होता है, वो जैसे ही उसके पास, जैसे ही वो करंट के आगने पे हीट हो जाता है, वहाँ पे वो लाइन हमें प्राप्त हो जाती है। तो उसी लाइनों को, उसी ग्राफ को हम स्टडी करके एक हार्ट पंप रेट का आइडिया लगाते हैं। इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के वेव्स हमें प्राप्त होती हैं, जिन्हें हम बोलते हैं PQRST एंड U वेव्स। हमें जो वेव्स प्राप्त होती हैं वो होती हैं PQRST एंड U वेव्स, जिसमें QRS वेव्स जो होती हैं ये कॉम्प्लेक्स के रूप में होती हैं, जिसे हम बोलते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, जबकि TU एंड P वेव्स जो होती हैं ये अलग अलग सेपरेटली होती हैं। सबसे पहले PV वेव जो जनरेट होती है वो एट्रियम डीपोलराइजेशन के कारण होती है जनरेट। एट्रियम डीपोलराइजेशन मीन्स एट्रियम से ब्लड वेंट्रिकुलर में जब जाता है उस समय जो स्टेज होती है उसे बोलते हैं एट्रियम डीपोलराइजेशन। जो एट्रियम रिलैक्सेशन हो रहा है इसे बोल सकते हैं एट्रियम डीपोलराइजेशन। तो इसका जो ग्राफ हमें मिलता है ये लगभग एक पॉजिटिव डोम शेप्ड डिफ्लेक्शन प्राप्त होता है हमें, जो पॉजिटिव साइड में होता है। जैसे कि यहाँ दिख रहा है ये प्लस है, प्लस साइड है, जबकि ये नीचे के माइनस साइड है। तो ये जो P वेव प्राप्त होती है ये एट्रियम डीपोलराइजेशन स्टेट के कारण होती है, जिसे हम इट इज़ आल्सो कॉल्ड एज एट्रियम सिस्टोल स्टेज, जिसमें एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्ट होकर उसका ब्लड नीचे वेंट्रिकुलर्स में चला जाता है। तो इसमें एट्रियम डीपोलराइज्ड हो रहा है या एट्रियम सिस्टोल स्टेज है। तो ये स्टेज जो होती है वो होती है एट्रियम डीपोलराइजेशन की स्टेज। इसके बाद जब एट्रियम डीपोलराइजेशन, ये सारे जो इम्पल्स हैं वो ऐसे नोड के थ्रू एट्रियम से हमें प्राप्त होते हैं, क्योंकि ऐसे नोड से ही करंट जनरेट होती है। और ये जो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हमें रीड करने में हेल्प करता है। मैकेनिकल इम्पल्सेस जो जनरेट होते हैं, मैकेनिकल प्रेशर जो जनरेट होता है उसको हम इसे रीड नहीं कर सकते, सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को रीड करने के काम में आता है। मैकेनिकल प्रेशर जो कि हार्ट की पंपिंग के दौरान जनरेट होता है, जो कि जनरली कार्डियक साइकिल में हम स्टडी करते हैं, वो इसमें इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से हम स्टडी नहीं कर पाते हैं। इसमें लीड्स लगाई जाती हैं जो बॉडी पे लगाई जाती हैं। टोटल 12 लीड्स होती हैं। 6 लीड्स हार्ट के आसपास लगती हैं, हार्ट के चारों ओर, और 2 लीड हाथ लिम्स, 4 लीड्स लिम्स में लगी होती हैं और 1 लीड्स लगी होती है थोरेसिक में। तो इस प्रकार टोटल 12 लीड्स लगी होती हैं जो कि इम्पल्सेस रिकॉर्ड करते हैं अलग अलग तरीके से। एक तरह से ये लीड्स कैमरे की तरफ व्यू लेते हैं हमारे हार्ट का, जैसे कैमरा है हर साइड से व्यू लेते हैं ये लीड्स कि हमारा हार्ट किस डायरेक्शन में किस तरह से पंप कर रहा है। तो सबसे पहले हमारी जो वेव प्राप्त होती है वो P वेव होती है, जो कि एट्रियम डीपोलराइजेशन या एट्रियम सिस्टोल या एट्रियम कॉन्ट्रैक्शन के कारण जनरेट होती है। फिर उसके बाद स्लाइटली नेगेटिव वॉल्व प्राप्त होता है।
ये है Q, ये R वेव एंड दिस इज S वेव। QRS वेव्स प्राप्त होती हैं। ये QRS कॉम्प्लेक्स जो होता है इसमें सबसे पहले एक स्लाइटली नेगेटिव Q वेव आती है, कॉन्स्टिट्यूटिव वेव्स मिलती हैं, मतलब इनके बीच में कोई भी गैप नहीं होता इन दोनों वेव्स के बीच में। Q वेव, R वेव एंड S वेव तीनों ही कंटिन्यूसली होती हैं प्रेजेंट, और ये तीनों वेव वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण प्राप्त होती हैं। अब जिस समय वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और ब्लड थ्रू द एरोटा या पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग में या टिश्यूज में जाता है, उस समय जो वेव्स हमें प्राप्त होती हैं वो QRS कॉम्प्लेक्स के रूप में हमें दिखाई देती है। Q बहुत कम रेयरली सीन होता है, जबकि R और S तो जनरली दिख जाते हैं, लेकिन Q बहुत कम रेयरली प्रेजेंट होता है। और इसी समय वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के समय ही एट्रियम रीपोलराइजेशन होता है, यानी कि एट्रियम में ब्लड सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा से राइट एट्रियम में एंड लेफ्ट एट्रियम में भी पल्मोनरी वेन से लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता रहता है उस समय, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, एज ए रिजर्वोयर टैंक की तरह वह काम कर रहे होते हैं, तो उनकी रीडिंग भी इसी के अंदर मर्ज होती है QRS कॉम्प्लेक्स में ही वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के थ्रू। और इसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन होता है। इसके बाद हमें एक वेव प्राप्त होती है T वेव, जो कि स्लाइडली डोम शेप्ड स्ट्रक्चर में प्राप्त होती है, और ये भी पॉजिटिव वेव है, और ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के लिए कारण होती है। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन यानी ब्लड का वापस से वेंट्रिकल्स में आना, यानी वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन का मतलब है कि ब्लड का वापस से वेंट्रिकल्स में आना, यानी कि एट्रियम्स का वापस से कॉन्ट्रैक्ट होना, और ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था लेफ्ट एट्रियम में या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो राइट एट्रियम में वो कॉन्ट्रैक्शन के थ्रू बाइकस्पिड वॉल या मिट्रल वॉल के थ्रू वेंट्रिकल्स में आ जाते हैं, और उसी स्टेज को बोलते हैं वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन स्टेज। और इस समय ये T वेव प्राप्त होती है। इसे वेंट्रिकुलर डायस्टल की स्टेज भी बोल सकते हैं। जैसे ये जो थी स्टेज, इसे बोलते हैं सिस्टोल की स्टेज है ये, जिसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जबकि ये जो स्टेज है डायस्टल की स्टेज है जिसमें कि रिलैक्सेशन हो रहा है, जो जो हार्ट की मसल्स हैं वो रिलैक्स्ड हो जाती हैं। तो ये है डायस्टल की स्टेज, जबकि ये है सिस्टोल की स्टेज। तो डीपोलराइजेशन या ब्लड का निकलना, उस समय कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने को सिस्टोल बोलते हैं, जबकि रिलैक्सेशन की स्टेज को, जब वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता रिलैक्सेशन हो रहा होता है, तब डायस्टल बोलते हैं। वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन में T वेव प्राप्त होंगी, और T वेव जो होंगी वो स्लाइडली डोम शेप्ड होंगी, पॉजिटिव होंगी, जैसे कि इसमें दिख रहा है। Q और S ही हैं जो नेगेटिवली वेव्स हैं, बाकी सारी पॉजिटिव वेव हैं। P वेव पॉजिटिव है, R वेव पॉजिटिव है, T वेव पॉजिटिव है। इसके बाद में कई बार U वेव भी प्राप्त होती है, और U वेव जो होती है वो पेपिलरी मसल्स के कारण प्राप्त होती है, उनके रीपोलराइजेशन के कारण प्राप्त होती है, पेपिलरी मसल्स के रीपोलराइजेशन के कारण। तो यू वेव बहुत कम ही दिखाई देती हैं, लेकिन कई बार जनरेट हो जाती हैं, जो कि पेपिलरी मसल्स, जो कि कॉर्नरी आर्टरीज के कारण, जो कॉर्नरी आर्टरीज की मसल्स होती हैं, जो कि हार्ट के अंदर ब्लड वो सर्कुलेट करने का काम करती हैं, उन मसल्स के रीपोलराइजेशन स्टेज में ये यू वेव्स प्राप्त होती हैं। ये भी स्लाइडली पॉजिटिव ही होती हैं। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ में इस तरह की P, Q, R, S, T एंड U वेव्स प्राप्त होती हैं। अब इसकी स्टडी कैसे करते हैं, इसको एन्यूमरेट कैसे करते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। नाउ अब इस ग्राफ को समझने की जरूरत है कि आखिर ये ग्राफ बोल क्या रहा है, क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे कि इसमें है P वेव्स हैं, तो P वेव्स एंड Q वेव्स के स्टार्टिंग में P एंड R वेव्स, जो ये R वेव्स जहाँ से ऑनसेट स्टार्ट हो रहा है, इसके बीच के गैप को बोलते हैं PR इंटरवल।
जिसका टाइमिंग होता है 0.12 से 0.21 सेकेंड। इतने टाइमिंग के इंटरवल पे पीआर इंटरवल प्रेजेंट होते हैं। लेकिन अगर, और ये जो पीआर इंटरवल है जनरली ये प्रेजेंट होता है क्योंकि ऐसे नोड के थ्रू एवी नोड के कंडक्शन में के कारण ये वेव्स हमें प्राप्त होती हैं, एवी कंडक्शन के कारण। अगर ये इंटरवल हमें ज़्यादा मिल रहा है, यानी कि ये चीज़ जो है ये P है और ये चीज़ लंबी हमें मिल रही है, ये QRS, अगर ये चीज़ हमें ज़्यादा मिलती है, इंटरवल ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसका मतलब एवी कंडक्शन में ब्लॉक है, यानी एवी आपका काम ढंग से नहीं कर पा रहा है, या ऐसे नोड में प्रॉब्लम आ रही है, यानी कि आपको पेस मेकर आपका काम नहीं कर रहा है ढंग से। तो उसकी स्टडी हम इस ग्राफ से ये पता चलता है। अगर पी आर इंटरवल आपका लिमिटेड से ज़्यादा है तो इसका मतलब आपका एवी कंडक्शन ये अच्छे से नहीं हो रहा है, सही से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हमें इंटरवल प्राप्त होता है क्यू के ऑनसेट से, क्यू वेव्स जो हमें मिल रही है वहाँ के ऑनसेट से, एंड टी वेव्स के एंड से। इस इंटरवल को हम बोलते हैं QT इंटरवल, जो कि टोटल सिस्टोलिक वेंट्रिकुलर इंटरवल होता है। इसका मतलब है कि वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन और रीपोलराइजेशन को एक असेंबल करता है, यानी कि कलेक्ट बताता है। जैसे QRS में हमने बात ही की थी, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन के कारण QRS कॉम्प्लेक्स प्राप्त होता है, और टी जो डॉम प्राप्त होता है, टी वेव्स जो हमें प्राप्त होती है, ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन के कारण। तो ये पूरा जो इंटरवल है QT इंटरवल, ये टोटल सिस्टोलिक टाइम ऑफ वेंट्रिकल्स को प्रेजेंट करता है। जबकि ST इंटरवल है, यानी कि S के R के ख़त्म होने पे S की स्टार्टिंग से और T की स्टार्टिंग के बीच के पार्ट को बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पीरियड, जिसका टाइम होता है 0.32 सेकेंड। अगर ये इंटरवल ज़्यादा मिलता है हमें, अगर ये इंटरवल ज़्यादा है, S और T के बीच का गैप ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की प्रॉब्लम है, हो सकती है या है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में क्या होता है, जो कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, वो आर्टरीज ब्लॉक हो जाती हैं, जिससे हार्ट के पास प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल पाता, हार्ट की सेल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है। तो वो ब्लड सेल्स को ब्लड नहीं मिल पाता है तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अगर ये ST गैप ज़्यादा है, ST इंटरवल ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपको हार्ट अटैक आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ECG के कई क्लिनिकल एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हम हाइपरट्रॉफी ऑफ चैम्बर्स, जो कार्डियक चैम्बर्स होते हैं, उनकी स्टडी भी कर सकते हैं। हाइपरट्रॉफी में क्या होती हैं, जो मसल्स होती हैं, जो कार्डियक मसल्स होती हैं, वो स्टिफन्ड हो जाती हैं, जिससे वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाती हैं और रिलैक्स नहीं हो पाती हैं। तो उस स्टिफन होने पे, क्योंकि वो इजीली कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे और रिलैक्स नहीं होंगे, तो ये जो वेव्स हमें मिल रहे हैं और जो इंटरवल हमें मिल रहे हैं, इनमें गैप्स ज़्यादा मिलेंगे। उसको हम स्टडी कर सकते हैं ECG के थ्रू कि हाइपरट्रॉफी ऑफ चैम्बर्स है कि नहीं। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन की हम स्टडी कर ही सकते हैं कि कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेज है या नहीं। इसके अलावा हार्ट की पंपिंग रेट को भी स्टडी कर सकते हैं कि नॉर्मल पंपिंग रेट है या नहीं। इन सब को स्टडी करने में ECG बहुत ही हेल्पफुल होता है, इसीलिए ECG का ही यूज़ किया जाता है हार्ट से रिलेटेड बीमारीज को डायग्नोज करने के लिए। Thank you for watching this video. Please share, like and comment your views, and don't forget to subscribe gurukpo.com.